गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का पेपर सेट बी आपके सामने है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में दिया है और आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन सेम इसी टाइप के या इन्हीं सिलेबस से, जैसे कि जिस जिस एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन साइज हैं उन एक्सरसाइज में से आने के पूरे चांसेज हैं। तो कृपया इनको ध्यान से ज़रूर करें। देखिए, ये सेट बी है, प्रैक्टिस सेट पेपर 2022 से 23 सेशन है आपका। ओके, यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी सीबीएसई और एचबीएसई दोनों बोर्ड के लिए। तो आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर ये देख सकते हैं, इस प्रकार का होगा। 80 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स इसमें टाइम अलाउड होगा और 13 से 20 में क्वेश्चन होंगे, 4 सेट होंगे। ओके, ये देख सकते हैं आप, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन है। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। ये सेक्शन ए में क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन है 4, इस तरह से इनके आंसर देने हैं। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, देखो। ठीक इसके बाद में अब इसका सॉल्यूशन देते हैं। ये इसका सेट बी, ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आ गया आपके सामने। सेक्शन डी, ये ओके। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो स्टूडेंट्स, ये इसका सॉल्यूशन है सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन है आपका, एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर, यानी कि जो रियल नंबर है वो रियल नंबर से ही रिलेटेड है। और जहाँ पर वेयर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब रेज़्ड टू पावर 1/3, देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। और 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है, देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है। और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एफ एक्स। इसका मीनिंग होता है कि एफ ब्रैकेट एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एफ एक्स की वैल्यू है, यही वैल्यू एफ एक्स की, यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन में x के प्लेस पर पुट करेंगे। ये देखो 3, जहाँ 3 था वहाँ 3 आ गया। x के प्लेस पर 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 3 के पावर 1/3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 1/3 पावर। फिर ये प्लस माइनस 3 कैंसिल, ओनली एक्स क्यूब रेज़्ड टू पावर 1/3 बचा। 3 से 3 कैंसिल तो x, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है tan इनवर्स √3 माइनस सेकंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शन हमें गिवन है। या तो आप तुक्का मारोगे, तुक्का नहीं मारोगे तो आप इसके सॉल्यूशन को देखिए और समझिए। ये रहा, क्योंकि आप सभी को पता है तुक्के से मैथ नहीं होता है। इसका सॉल्यूशन हमने दिया है, देखो। हमें फाइंड करना था tan इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 इक्वल टू बताना क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको tan इनवर्स √3 को मान लेते हैं इक्वल टू a। ये रहा, टेक a इक्वल टू tan इनवर्स √3 और b इक्वल टू सेकेंड इनवर्स -2। फिर tan a इक्वल टू, जब tan a की तरफ आएगा तो tan यानी कि LHS में tan a इक्वल टू √3 रह जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो रेंज, इन्वर्स फंक्शन की रेंज क्या है, और दूसरा क्वाड्रेंट सिस्टम जो कि आपने +1 में सीखा था। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट। और अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और हमें पता है कि जब -π/2 से +π/2 रेंज है tan की, तो -π/2 नीचे और +π/2 इस तरफ होगा। और tan की रेंज क्या होती है, वैसे सिंपली
टेन की वैल्यू यहाँ पर क्या प्लस की है, तो टेन किस किस में प्लस का होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ वाले में होता है। इन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पाया जाता है टेन, तो कॉमन कौन हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे हमें पता चला कि टेन इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो टेन ए इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री, टेन से टेन कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई पाई बाई थ्री। फिलहाल ए फाइंड किया है। अब इसके बाद फाइंड करते हैं सिकेंड इनवर्स -2 को। यहाँ भी इसको बी के इक्वल हमने मान लिया सिकेंड इनवर्स को। जैसे इधर आएगा सेक यानी कि सिकेंट बी इक्वल टू -2 हो गया। फिर इसकी रेंज याद करें तो 0 to पाई होती है। 0 to पाई क्वाड्रेंट सिस्टम में हमने बनाया तो 0 to पाई ये रहा, ये तो रेंज हमने चेक कर ली। फिर याद करें कि सिकेंट की वैल्यू -2 यानी कि नेगेटिव। सिकेंट माइनस का किस किस क्वाड्रेंट में होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो सिकेंट एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कॉमन कौन हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है हमने सिकेंट का जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें हमने उसको पहुंचाना है। तो सिकेंट बी इक्वल टू, अब ओनली टू अगर हम देखें तो किसकी वैल्यू होती है सिकेंट में, पाई बाई थ्री यानी कि 60 डिग्री। तो सेकंड में पहुंचाने के लिए पाई में से माइनस करना पड़ता है, और अगर थर्ड में पहुंचाना तो पाई में प्लस करना पड़ता है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, सेकंड में पहुंचाना है तो सिकेंट पाई माइनस पाई बाई थ्री, सिकेंट से सिकेंट कैंसिल, तो b इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई बाई थ्री, यानी कि b इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई थ्री। इसके बाद ये वैल्यूज हमने अप्लाई कर दी यहाँ पर। टेन इनवर्स √3 के प्लेस पर पाई बाई थ्री, माइनस माइनस सेकेंड इनवर्स -2 के प्लेस पर b की वैल्यू 2 पाई बाई थ्री थी, जो ये वैल्यू अप्लाई कर दी, एलसीएम ले लिया माइनस पाई बाई थ्री, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट देख लिए। इफ a इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा एक मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की है, तो फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अगर a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये रहा मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा हम, और ये हमें कंडीशन गिवन थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ए ट्रांसपोज फाइंड किया। ए ट्रांसपोज फाइंड करने पर क्या होगा, आप सभी को पता है ट्रांसपोज में जो रो होती है वो कॉलम बन जाती है, यानी कि कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा कोस अल्फा बन गया। फिर कंडीशन के अनुसार ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इन दोनों को प्लस कर दिया और इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमने इनको प्लस किया तो ये आ गया आपके पास 2 कोस अल्फा माइनस प्लस कोस अल्फा 0 हो गया, माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा 0, फिर 2 कोस अल्फा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रखा गया। 2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो कोस अल्फा इक्वल टू 1/2 और 1/2 कोस में होते हैं 60 डिग्री की वैल्यू, तो कोस से कोस कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री और 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई बाय 3, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, जो ट्रायंगल का एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट है विद वर्टिसेज, और ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, जो कोने हैं, जो शीर्ष हैं वो क्या है 2, -6, 5, 4, k, 4 है। देन फाइंड k, तो k का मान बताइए। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें रूल याद होना चाहिए क्या है। ये देखिए सॉल्यूशन में पॉइंट्स को हमने लिखा 2, -6, 5, 4, k, 4, x1 y1 x2 y2 x3 y3 को नेम मेंशन करते, एरिया 35 की यूनिट गिवन था। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1, 1, 1, ये डिटर्मिनेंट का एरिया फाइंड करने का रूल है। इक्वल में जो भी कोलिनियर कहेगा तो 0 लगाएंगे, यहाँ पर एरिया गिवन है तो 35 लगाएंगे। अब वैल्यू अप्लाई करते हैं 1/2 x1 y1 की वैल्यू रख दी, x2 y2 x3 y3 1, 1, 1 इक्वल टू 35। अब हमने इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है और सॉल्व करके वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की।
लेकिन के की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम ये देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। या तो डिटर्मिनेंट के रूल से आपको पता है प्लस माइनस प्लस, ये साइन लगा करेंगे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर ऑपरेशन से करें, क्योंकि हमें 1 1 नज़र आ रहा है। 4.2 एक्सरसाइज आप सभी ने किया है, उसमें क्या होता है कि जब 1 1 हो तो हमें मैक्सिमम 2 जीरोज बनाने की कोशिश करनी है, मिनिमम 2 जीरो बनाने की कोशिश करनी है। और हमें पता है ये R1 R2 R3 है, तो R1 माइनस R2 आने पर 0 आएगा, R2 माइनस R3 करने पर 0 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है हमारे लिखने में, तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये C1 C2 नहीं है, यहाँ आप लिखोगे पहला ऑपरेशन R1 एरो, R1 माइनस R2, ठीक है, ये वाला पहला ऑपरेशन। और दूसरा ऑपरेशन आप लिखोगे R2 एरो, R2 माइनस R3। इन दो ऑपरेशन को जब हम ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएंगे 0 और 0। कैसे? ये रहे, जीरो जीरो आ गई। इसके बाद प्लस माइनस प्लस लगाकर हम जो जीरो नहीं है, जो नॉन जीरो है, उसके लिए एक्सपेंड करेंगे। कैसे? उसके सामने की रो और कॉलम प्रेस कर देंगे, बचेंगे ये इनकी आर पार गुनाई, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई। तो +1 लगा करके 0, इधर से +10, 5 माइनस के इक्वल टू 35। ये 2 जो है डिवाइड में था तो ये आ गया मल्टीप्लाई में। अब यहाँ बचेगा 10 5 50 माइनस 10 के इक्वल टू 70। अब यहाँ से दो ऑप्शन अराइज होते हैं, क्योंकि ये मोड के अंदर है, सॉरी डिटरमिनेंट के अंदर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। एक बार हम पॉजिटिव 70 लेंगे, एक बार इक्वल -70 लेकर चलेंगे। फिर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो -2 और यहाँ से 12, तो यहाँ से दो ऑप्शन अराइज हो जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। डिफ्रेंशिएट e⁻⁴ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? ये है, बिल्कुल ही सिंपल आ गया। आपको पता है कि e की पावर पर जो भी सब कुछ है वो हमारे लिए क्या काम करता है? x का। तो ये बन चुका है, समझो e⁻x। और हम सभी जानते हैं e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा? e⁻x ही होगा। तो e⁻x आ चुका है इनटू में, फिर साइन इनवर्स x का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम जानते हैं 1/√1 माइनस x² हो जाता है। इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का रेट ऑफ चेंज बताना है हमने विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में, और वो भी रेडियस जब कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। व्हेन रेडियस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 4 ऑप्शंस गिवन है पाई की फॉर्म में, यानी कि पाई की वैल्यू हमने अप्लाई नहीं करनी है। तो आप सभी को पता होना चाहिए रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डेरिवेटिव। तो सिंपल बात है कि इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, a इक्वल टू πr², हम जानते हैं एरिया होता है, तो एरिया का रिस्पेक्ट के किसमें? r के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये बन जाएगा आपका dA/dr। पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू एज इट इज, r² में पावर शुरू में जाएगी तो 2r, और ये बन गया आपका 2πr। r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में अप्लाई करें तो 2π × 6, और ये बन जाएगा 12π। यूनिट क्या लिखेंगे? आपको पता है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है और एरिया ओनली सेंटीमीटर, तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये आपका 6th क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड करना है। y इक्वल टू 2x² + 3 गिवन है, और साथ में sin x और x इक्वल टू 0 पर। आप सभी को पता है एक होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, एक होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर हम फाइंड करें ओनली डेरिवेटिव यानी कि dy/dx, तो ये आपका कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर हम इसको -1 के अपॉन में लिख दें पूरे को dy/dx को, तो क्या बन जाता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हम ये बात समझ गए कि पहले हमें डेरिवेटिव की आवश्यकता है।
तो ये इसका सॉल्यूशन देखिए, y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x गिवन है। पहले हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 3 साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x। x इक्वल टू 0 इसमें अप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई 0 3 cos 0, ये बन गया आपका 3 बन जा 3, यानी कि dy/dx फाइंड हो गया, यानी कि ये फाइंड हो गया आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। पर हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, और मैंने बताया था -1 के अपॉन में dy/dx को रखते हैं तो आ जाता है। तो ठीक इसी तरह से इसका आ गया -1/3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है log x का। आपको पता है log x का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम log x के इंटू में क्या मान के चलेंगे 1, ये log x और इंटू 1, तो ये आपका हो गया u और ये हो गया v, यानी कि बाई पार्ट्स u इंटू v, जिसे हम आइलेट के अनुसार करते हैं। I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लोगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिकल, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो u इंटू v आपको रूल पता होना चाहिए क्या होता है, u इंटू v यानी कि बाई पार्ट्स, u एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड वाले का v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन u को डिफरेंशिएट करें और v को इंटीग्रेट करें और फिर इंटीग्रेशन, ये इसको बाय पार्ट्स का रूल है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कैसे करेंगे, देखो log x एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन माइनस log x को डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रेशन और उसके ऊपर फिर इंटीग्रेशन लगाया हुआ है, तो x एज इट इज आ गया, इसका 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, log x एज इट इज माइनस फिर log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x से यहाँ पर x कैंसिल, तो बच गया यहाँ पर क्या 1, x log x एज इट इज था और 1 का इंटीग्रेशन अगेन x और प्लस से, ये आपका बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हम बोलते हैं, उससे इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 9th। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ इंटीग्रल -π/2 से +π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵5x प्लस 1 dx इज। इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने इंटीग्रेट करके हमें बताना है क्या होगा। आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी देखते ही हमें समझ आना चाहिए, जब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों ही सेम हो और एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज होगी, ओड इवन वाली। हमें फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन ओड है या फंक्शन इवन है, और आपको पता होना चाहिए जब फंक्शन ओड होता है तो उसमें हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लिमिट नीचे की और ऊपर की सेम होनी चाहिए, यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होनी चाहिए और एक नेगेटिव पॉजिटिव हो, और फंक्शन ओड हो जाए तो हमेशा 0। ये देखिए, ये हमने इसका सॉल्यूशन दिया है 1 2 3 4 4 टर्म है, चारों टर्म पर अलग अलग इंटीग्रेशन हमने लगा दिया, लिमिट लगा दी है, और अब हमने चेक किया कि x³ कैसा फंक्शन है, ओड है, x cos x ओड है, 10⁵5 ओड है, 1 के बारे में हमें कुछ नहीं पता ओड है कि इवन है। तो जब ये ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है, ये इन तीनों की वैल्यू आ गई 0, बचता कौन है 1। ये हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ओड है कि इवन है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट। आपको पता है कि जब किसी को फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है तो पहले अपर लिमिट यूज करते हैं वेरिएबल x के प्लेस पर, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो वही हमने किया π/2 माइनस π/2, और ये माइनस माइनस प्लस π/2 ऐड करके कटिंग कर दी तो पाई, तो ऑप्शन आ गया पाई। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सिंपल, इंडिकेट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा है कि इसकी डिग्री क्या होगी या इसका ऑर्डर क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। तो ऑर्डर और डिग्री में से दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये देखिए, इसका ऑर्डर डिग्री ये बताया हमने, जितनी बार पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में से क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी बार अधिकतम डेरिवेटिव हुआ है
वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो मैक्सिमम 4 बार डेरिवेटिव हुआ इसका, तो ऑर्डर आ गया 4। और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसी की पावर हमने देखनी है, तो डी रेज टू पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स रेज टू पावर 4 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो क्या है 1 है, इसीलिए डिग्री इसकी 1 है। ऑर्डर 4 डिग्री 1। तो इस तरह से आप ऑर्डर और डिग्री को पहचान सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर में और लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF हमें फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये इक्वेशन हमें देखते ही पता चल रही है कौन सी फॉर्म में है, x dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये कौन सी फॉर्म होती है, x dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, x नहीं होता इसमें, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में है ये। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये रहा इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पर x एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि हमें पता है कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इसकी ये फॉर्म होती है। इस फॉर्म में लाने के लिए हमने डिवाइड कर दिया इसको x से, डिवाइड बाई x ऑन बोथ साइड। इससे क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स, इधर 1 अपॉन एक्स वाई, इधर 2x, एक पावर कैंसिल हो गई। अब हम इसको कंपेयर करें तो जहाँ p है तो वहाँ -1 अपॉन एक्स आ गया, तो p इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, q इक्वल टू क्या आ गया, 2x आ गया। अब हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करें, हम जानते हैं e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो p के प्लेस पर p की वैल्यू -1 अपॉन एक्स हमने अप्लाई कर दी, e रेज टू पावर -1 अपॉन एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस log x, ये बन गया log x रेज टू पावर -1, यानी कि -1 पावर में चला गया और e से log कैंसिल हो जाता है, तो x रेज टू पावर -1 बचा। नेगेटिव पावर को 1 के अपॉन में ले आते हैं तो 1 अपॉन एक्स, ये आ गया 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इस तरह से सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a ऑन द वेक्टर b। a वेक्टर की b वेक्टर पर प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, ये देखिए, a वेक्टर b वेक्टर गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, फॉर्मूला हम जानते हैं a डॉट b अपॉन b का मैग्नीट्यूड मॉडुलस। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मोड, a डॉट b आपको पता i डॉट i वाले i से, j वाले j से और k वाले k से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो i डॉट i 7 -3 प्लस 7 8 जा 56, और उसको कैलकुलेट कर दिया तो आ गया 60 अपॉन √114, ये इसका आ गया प्रोजेक्शन। इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर द लाइन। वेक्टर इक्वेशन निकालने लाइन की पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, जब हमें 2 पासिंग पॉइंट गिवन हो। तो हम जानते हैं जब 2 पासिंग पॉइंट गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ये देखिए, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है और फॉर्मूला होना चाहिए इसका आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। तो अप्लाई कर देते हैं, आर इक्वल टू ए वेक्टर ये वाला तो आ गया ए वेक्टर के प्लेस पर, फिर लैम्डा बी माइनस ए, बी माइनस ए करने पर आ गया ये। तो इस तरह से हमारे पास फाइंड हो गई इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट, ए और बी 2 इवेंट है और वो कैसी हैं कि पी ए नॉट इक्वल टू 0 के है और पी बी कंडीशन ए इक्वल टू 1 के हैं। तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि पी बी कंडीशन ए इक्वल होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो पी बी कंडीशन ए की ये वैल्यू रख करके इक्वल में लगा देते हैं 1, पी ए जाएगा मल्टीप्लाई में तो बन जाएगा इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए। यानी कि जब इंटरसेक्शन पी ए के इक्वल है तो बड़ा कौन है, बी सेट बड़ा है, तो ए सेट छोटा हुआ, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। हमें 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए और बी गिवन है,
वेयर पी ए इक्वल टू 0.3 के है, पी बी इक्वल टू 0.6 के है। फाइंड करना पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। और का अर्थ होता है यूनियन। तो ये इसका सॉल्यूशन है, देखिए कैसे। पी ए इक्वल टू ए और बी यानी कि यूनियन। और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हम सभी जानते हैं, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट कहता है तो इंटरसेक्शन हमेशा 0 हो जाता है। तो हम जानते हैं यूनियन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। +1 में हमने पढ़ा था। तो इंटरसेक्शन यूनियन एज इट इज, पी ए 0.3 पी बी 0.6 और इंटरसेक्शन आ गया 0। तो ऐड करने पर बन गया 0.9। इस तरह से वैल्यू फाइंड होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। हमें k का मान निकालना है। तो ऊपर तो x की 0 1 2 3 4 गिवन है वैल्यू, इधर प्रोबेबिलिटीज गिवन है हमें। कभी भी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई आ जाए तो इसमें एक रूल आपने याद रखना, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उन सब का सम 1 होता है। ये इसकी कंडीशन फिक्स है। तो सिंपल है, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 2 3 4 5 इन पांचों को ऐड करके किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन 0.1 k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इक्वल टू 1 k 2k 2k k कितना आ गया 6k। 6k इक्वल टू 1 माइनस 0.1, 6k इक्वल टू 0.9 तो k इक्वल टू 0.9/6। पॉइंट हटाएंगे तो 9/60 इसकी कर दी हमने कटिंग 3 के टेबल पर। तो आंसर आ जाएगा 3/20। ओके, ये इसके सॉल्यूशन हुए 16 MCQs क्वेश्चंस के। अब यहाँ से पार्ट बी चल पड़ा है, इसको ध्यान से समझिए। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन आ जाता है, शो दैट बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन कैसा है, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर एरो नेचुरल, यानी कि नेचुरल नंबर नेचुरल से ही बिलोंग कर रहा है। आप सभी को पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चलते हैं, अप टू इन्फिनिटी। ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव नहीं, इसको हमने शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन। सेक्शन बी, सबसे पहले हमने ऑपरेशन को लिखा, नेचुरल नंबर नेचुरल से बिलोंग करेगा। एक ये ऑपरेशन हमें गिवन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमें इसको एसोसिएटिव शो करना है। एसोसिएटिव की एक कंडीशन होती है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन और बी ऑपरेशन सी होना चाहिए। तो क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमने मान लिया से ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 सी इक्वल टू 3। एग्जाम्पल से LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने ली पहले ए स्टार बी। तो ए स्टार बी, ए क्या है 1 और बी क्या है 2, तो 1:2 बन गया। ये 1:2 बनने के कारण अब हम अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो बनेगा ये कितना 5। ये बन चुका आपका ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी कितना आया आपका 5, तो इसके प्लेस पर आ चुका है 5, और सी क्या था ऊपर 3, तो ये बन गया 5 स्टार 3। अब इसमें फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अप्लाई करें तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो आया 25। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि राइट हैंड साइड। ये राइट साइड में बी स्टार सी पहले, यानी कि 2 स्टार 3, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ गया 13। फिर ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो ए क्या है 1 और बी स्टार सी कितना आया था 30, तो 1 स्टार 3 में 1 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर कैलकुलेट किया 170। तो हमने देखा यहाँ ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल आ गया ए स्टार बी और स्टार सी के, तो ये फंक्शन एसोसिएटिव नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल आया। हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/3 प्लस कोस इनवर्स 3/5। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके tan में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड लिए हमने, और हम जानते हैं साइन इनवर्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स इक्वल होता है tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। तो इन दोनों में जब ये फॉर्मूला हमने यूज किए तो साइन इनवर्स 5/13 तो ये बन चुका है,
कोस इनवर्स ये बन चुका है। और आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपका 169, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ये कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। तो इनका स्क्वायर रूट ब्रेक किया, 13 से 13 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाता है tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब हम इसको x और इसको y मान लें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन चुका है। तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसे कैलकुलेट करें तो ये बना आपका tan इनवर्स 63/16। तो LHS इक्वल टू हो चुका है RHS की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, A इक्वल टू बी एंड आइडेंटिटी इक्वल टू। दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, एक A और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइंड करना है K कब, जब A स्क्वायर इक्वल है KA माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन है। देखो ये हमें गिवन था A मैट्रिक्स, A स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आइडेंटिटी। ए स्क्वायर मतलब A मल्टीप्लाई A, तो A मैट्रिक्स इंटू A मैट्रिक्स दो बार, इक्वल में K के साथ A मैट्रिक्स और -2 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। अब इसको करते कंपेयर। जैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो 1 इक्वल टू आ गया 3k माइनस 2। कोई सी एक वैल्यू अप्लाई कर देनी है पुट, और वहाँ से k की वैल्यू निकल के आ गई 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू 1 2 4 2। ये मैट्रिक्स गिवन है। शो करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a एंड यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई 4, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे इसको सिंपली। कैसे, देखिए a इक्वल टू हमें मैट्रिक्स है 1 2 4 2 गिवन, और 2a, पहले हम 2a फाइंड करेंगे, मतलब 2 की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में करेंगे तो ये मैट्रिक्स आ गया। इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो आएगा -24। ये तो लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट में पहले a का डिटर्मिनेंट, आपको पता है डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा। ये आ गया 2 - 8, और ये बन गया आपका 2 - 8 करके -6, तो 4 6 जा 24 -24, दोनों साइड इक्वल आ गई है, -24 और -24, तो LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान निकालना है कब, फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है कितने पर, एट x इक्वल टू π/2 पर, जहां fx इक्वल टू फंक्शन है k cos x अपॉन π-2x, और 3 इफ x इक्वल टू π/2। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें दो कंडीशन शो करनी पड़ेंगी, f ऑफ a और एक लिमिट इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है तो इक्वल रख के k की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। पहले सीधे एफ एक्स इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू π/2 पुट कर दी, तो f ऑफ π/2 इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू k cos x अपॉन में π-2x के हो जाएगा। ये टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे, x अप्रोचेज टू π/2। इसके बाद में π/2 माइनस h, कंडीशन लगा करके, क्योंकि x अप्रोचेज टू 0 बनाना है हमने, तो ये हो गया k cos x π-2x में h अप्रोचेज टू 0 और x के प्लेस पर π-2h अप्लाई हो गया। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि साइन x, तो ये बन जाएगा cos π/2 माइनस h का साइन h, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये बचेगा k/2 और साइन h अपॉन h। और ये कंडीशन हम जानते हैं कि साइन x अपॉन x लिमिट x अप्रोचेज टू 0 इक्वल होता है 1 के, तो ये बन चुका है k/2। तो ऊपर f ऑफ a यानी कि f ऑफ π/2 और ये लिमिट दोनों इक्वल होंगी तो ही कंटिन्यूअस होगा, तो हमने लिख दिया फॉर कॉन्टिन्यूअस। तो ये कितनी आई वैल्यू k/2 और f ऑफ π/2 था 3, तो ये आ गया आपका k इक्वल टू 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड dy अपॉन dx। हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। तो सिंपली डेरिवेटिव कर देंगे इसको x के रिस्पेक्ट में।
जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये बनेगा आपका 2 sin x cos x, और ये 2 cos y इंटू कोस वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस साइन y, और जो y फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो इंटू में dy अपॉन dx लगता है, और 1 का डेरिवेटिव 0। और हम जानते हैं 2 sin x cos x sin 2x, 2 sin y cos y sin 2y, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy अपॉन dx को कर दिया सेपरेट, sin 2x अपॉन sin 2y आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है इसका। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये फंक्शन गिवन है, हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये नीचे वाली टर्म एज इट इज रखी, फिर ऊपर जब ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो चुका है, एक बार cos x माइनस साइन x, एक बार cos x प्लस साइन x, a माइनस बी और a प्लस बी, और नीचे होल स्क्वायर है तो दोनों को एज इट इज 2 बार, तो cos x प्लस साइन x से cos x प्लस साइन x कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या, cos x माइनस साइन x और ऊपर नीचे cos x प्लस साइन x। तो नीचे वाली टर्म को टी पुट कर दिया हमने cos x प्लस साइन x को, और उसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो ये बनेगा dt इक्वल टू cos x का माइनस साइन x और साइन का हो गया cos x। तो ऊपर cos x माइनस साइन x dx के प्लेस पर तो dt, और नीचे वाले को हमने टी पुट किया था तो 1/t इंटीग्रेशन हो गया। अब 1/t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log t प्लस c, और log t की वैल्यू जो हमने पुट किया था cos x प्लस साइन x वापस प्लस c आ गया आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट द इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को हमने फाइंड करना है अंडर लिमिट 0 to 4 और मोड लगा x माइनस 1 पर। सबसे पहले x माइनस 1 को इक्वल 0 के रखेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी 1। अब इसे अप्लाई करते हैं इसके अंदर। ये इसका सॉल्यूशन देखो, 1 आ चुकी थी x की वैल्यू, तो हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 0 से लेके 1 और फिर 1 से लेकर 4, 2 पार्ट में हमने इसको तोड़ दिया फंक्शन को। जब 0 से 1 लेंगे तो माइनस का फंक्शन कर दिया नेगेटिव, और 1 से 4 तक पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 और 4 के बीच की क्या वैल्यू आई हमारी 1, तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक तो नेगेटिव फंक्शन रहेगा और 1 से 4 तक पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर है, x को आ गया x स्क्वायर बाई 2, 1 का आ गया x, अंडर लिमिट 0 to 1, और इधर भी अंडर लिमिट 0 to 1। और हमें पता है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो सॉल्व करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके आ गया 5। नेक्स्ट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमें, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x और y को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल सेपरेबल। ये फंक्शन है dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर x प्लस वाई, इसे प्लस में है तो ex इंटू e रेज़ टू पावर y 2 बार लिखा जा सकता है। और जब वेरिएबल सेपरेबल हम लगाएंगे तो y वाली टर्म को अलग कर दिया हमने और x वाली टर्म को अलग, e रेज़ टू पावर y ऊपर जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस y हो गया। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, e की x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं e की x होता है, तो e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y अपॉन माइनस 1, और e की पावर x का e की पावर x प्लस c। नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे नीचे ले करके, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन तैयार, जनरल सॉल्यूशन। ये बता पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली 2 पर्सन हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ए एंड बी, और उनकी प्रोबेबिलिटीज है सॉल्व करने की 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए की चांस है PA 1/2 और PB 1/3 है। इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों के दोनों सॉल्व करने की कोशिश करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। उनमें से कोई एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, इसके बारे में बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी PA आ गई 1/2। फिर नोट उसके सॉल्व ना करने की
तो 1 में से माइनस करके नोट निकल आता है 1/2। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय बी पी बी आ गया, इसका भी नोट सॉल्विंग प्रॉब्लम 2/3। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम एग्जैक्टली वन ऑफ देम, किसी एक के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो पी ए एज इट इज, अगर ए सॉल्व करता है प्रॉब्लम को बी नहीं करेगा, और ए नहीं करता है तो बी करेगा, बीच में प्लस। अब इस तरह से वैल्यूज अप्लाई करके कैलकुलेट कर दिया तो 1/2। नेक्स्ट कोट इनवर्स गिवन है और फंक्शन गिवन है √1 + sin x, √1 - sin x अपन में √1 + sin, √1 - sin x इक्वल टू x/2 हमने लाना है। तो सेक्शन सी, अब देखिए क्योंकि हमारे पास 1 + sin x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमारे पास फॉर्मूला 1 + cos x और 1 - cos x, तो साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1 + एज इट इज और साइन के प्लेस पर cos π/2 - x, ऐसे ही यहाँ cos π/2 - x, cos π/2 - x, cos π/2 - x, जहाँ जहाँ साइन x था वहाँ पर हमने cos π/2 - x अप्लाई करा दिया। अब हम इन सब के हाफ एंगल फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2, 2 sin स्क्वायर π/4 - x/2, ये हाफ एंगल फॉर्मूले यूज कर दिए। √2 ऊपर भी है दोनों में, नीचे भी तो कॉमन, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिए हमने, तो √2 से √2 कैंसिल, रूट इधर से कैंसिल हो चुके हैं, तो ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास। ऊपर भी एंगल सबके सेम है, π/4 - x/2 है चारों की, इधर cos - sin, इधर cos + sin, ऊपर cos + sin है, नीचे cos - sin है। तो अब tan बनाने की कोशिश करनी तो cos से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करते हैं। ये देखिए, डिवाइड बाय cos π/4 - x/2 ऑन बोथ n एंड d, n एंड d का अर्थ है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कोट इनवर्स 1 + tan π/4 - x/2, और ये tan हो चुका है, और इसका हम फॉर्मूला जानते हैं 1 + tan x, 1 - tan x का tan π/4 + x, तो कोट इनवर्स एज इट इज tan π/4 + x के प्लेस पर π/4 - x/2 पूरे की पूरी वैल्यू आ गई। आगे कोट इनवर्स tan, ये tan π/4 + x है, तो π/4 + π/4 ये गलती से कटिंग करा के कटेगा नहीं, ये प्लस होंगे। जब इन्हें हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2π/4, 2 2 जा 4, नीचे π/2 और माइनस x/2, और हम जानते हैं tan π/2 - x/2 क्या बनेगा, कोट x/2, और कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो x/2 आंसर, और हमें यही आंसर लाना था। नेक्स्ट डिफरेंशिएट, फाइंड dy by dx इफ द फंक्शन xy इक्वल टू e⁻x - y, इसको भी सीधे सीधे हमने डेरिवेटिव कर देना है। ये देखो xy इक्वल टू e⁻x - y, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये u और ये v, तो u इंटू वी लगेगा, और u इंटू वी आप सभी जानते हैं कैसे होता है, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव प्लस y सेम, तो x का 1 इक्वल में e⁻x का e⁻x - y इंटू में जो पावर है उसका 1 - dy/dx, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो dy/dx वाले टर्म है उन्हें कर देते हैं सेपरेट, इक्वल में रह गया e⁻x - y और माइनस के y। dy/dx कॉमन दोनों में से, ये मल्टीप्लाई वाला टर्म जाएगी डिवाइड में, तो इस तरह से dy/dx फाइंड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट, 2 पॉजिटिव नंबर ऐसे निकालिए कि जहां x + y तो 60 हो, और xy³ अगर निकाला जाए तो मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव से करना पड़ेगा। ये भी जो फंक्शन गिवन है x + y = 60, वहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे 60 - x, और हमें शो करना है xy³ को मैक्सिमम, तो fx = xy³ था, तो x एज इट इज, और y की जो वैल्यू आई है 60 - x³ भी हमने अप्लाई कर दी इसमें। अब ये फंक्शन बन चुका है कौन सा, u इंटू वी का, 2 टर्म इंटू में आ चुके हैं, तो ये u और ये v, जब इसमें u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएंगी, f' को इक्वल 0 के रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x की वैल्यू 60 और x की वैल्यू 15 आ गई। अब डबल डिफरेंशिएशन जब हम इसका करेंगे तो दोबारा से डेरिवेटिव करने पर ये कैलकुलेट करके आएगा फंक्शन, और x की वैल्यू जब हम इसमें 15 पुट करेंगे
तो यहाँ से जो वैल्यू आई है वो फंक्शन की कैसी आई है, नेगेटिव। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है। इसका मतलब है जो फंक्शन है एक्स वाई क्यू वो मैक्सिमम हो चुका है, इसलिए हमने लिख दिया नेगेटिव साइन शोज। नेगेटिव साइन हमें क्या दिखाता है कि एफ एक्स मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कितने पर है, x इक्वल टू 15 पर है, तो y इक्वल टू क्या होगा, 16 माइनस 15 इक्वल टू 45। दोनों वैल्यूज फाइंड हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए वैक्टर, बी वैक्टर, सी वैक्टर आर यूनिट वैक्टर, अगर ये यूनिट वैक्टर हों तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। फाइंड द वेरिएबल, वैल्यू फाइंड करनी है हमने a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की। ये लास्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद के क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। और हमारी वीडियो को ज़रा सब्सक्राइब भी करते रहें, और बाकी स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को अपनी क्लास में, स्कूल के ग्रुप में, सब जगह शेयर करते रहा करें ताकि बच्चों के काम आए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। फाइंड हमें ये करना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लेकर के होल स्क्वायर एस बी एस यानी कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब खोलेंगे, आपको पता है वेक्टर में जब स्क्वायर होता है तो मोड लग जाता है, मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर मोड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में बोला था कि ए और बी यूनिट वेक्टर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोड ए 1 है, बी भी और सी भी 1 है। अब इनकी वैल्यू जो अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इनमें से ये एज इट इज इक्वल टू 0। तो 1 1 1 3, तो -3 हो गया इधर आकर, और 2 जाएगा डिवाइड में, तो इस तरह से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आ गई -3/2। ओके, तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से ज़रा इसको तैयारी करें, और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ओके।